हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्रीपी पास्ता पार्ट 2। जिन लोगों ने भी पहला पार्ट नहीं देखा क्रीपी पास्ता का, फर्स्ट ऑफ ऑल गो वॉच इट, क्योंकि उसमें मैंने सारे के सारे बेसिक चीज़ें समझाई हैं तुम्हें, और ये रहा वीडियो का थंबनेल, तो तुम लोग इसे जाके सर्च कर सकते हो, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा इस वाली सीरीज का, तो प्लीज़ गो वॉच द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ ये है कि पहली वाली वीडियो बहुत ही अच्छा करी थी नंबर वाइज, बट उसमें बहुत सारे लोगों के सजेशंस भी थे कि आई शुड मेक इट मोर relatable or more easier to understand so that it's more like a horror story than just like information। तो इस वाली वीडियो में मैंने क्या करा है कि हमने जो टीयर 3 और टीयर 4 में जितने भी हमने क्रीपी पास्ता लिए हैं उन सबको मैंने एक डिफरेंट POV से समझाया है। सो मे बी इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी, मे बी इसमें अब ऐसा होगा कि मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताई हैं चीज़ें, जैसे मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है या फिर दो लोगों का पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज हैं। तो ये चीज़ें अभी भी क्रीपी पास्ता ही है, अभी भी हम लोग आइसबर्ग की बात ही कर रहे हैं, पर जस्ट ताकि तुम लोग को ईजिली समझ आ जाए ये सारे के सारे आइसबर्ग के जितने भी हमने टीयर बनाए हैं, इसीलिए मैंने इनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड। बाकी पूरी की पूरी वीडियो वैसी ही है एंड आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि टीयर 3 और टीयर 4 में जितने ज़्यादा हम डीप जा रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा क्रीपी पास्ता आ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टोरीज में ऐसी हैं जिनको पढ़ के मैं भी खुद डर गया था। सो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि तुम लोग कैसा रिस्पॉन्ड करते हो इसमें। अगेन इस सीरीज़ को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तुम्हें लेंथ दिख रही होगी इस वीडियो की कितनी लंबी है ये। सो हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड ड्रॉप अ कॉमेंट ताकि ये वीडियो बूस्ट हो जाए, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू फॉर तुम लोग के लिए भी और तुम्हारे दोस्तों के लिए भी। बट विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड टीयर। थर्ड टीयर में भी बहुत सारे क्रीपी पास्ता थे, जैसे हमने टीयर 1 और टीयर 2 में करे थे, और इसमें भी जो आइसबर्ग में हम लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें आई एम पिकिंग द मोस्ट हॉरिफिक या फिर जो मेरे से रिलेट हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टीयर 3 ऑफ दिस आइसबर्ग, एंड आई एम अगेन टेलिंग यू गाइज, दिस इज गोना गेट स्कैरियर। द स्पंजबॉब बूटलेग इंसिडेंट। स्पंजबॉब एक ऐसा शो है जिसके बारे में दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक आदमी को पता होगा ही। ये एक ऐसा शो है जो हम सभी के चाइल्डहुड का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। जहां तक मेरी बात कर रहे हैं, मैं तो हर दिन स्कूल से वापस आने के बाद स्पंजबॉब देखा करता था, और कभी कभार तो मैं रिपीट एपिसोड्स भी देख लेता था, इवन दो मेरे को लाइक मेमोराइज हो गए थे वो सारे के सारे एपिसोड्स। और जितना मुझे याद है, स्पंजबॉब का हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा लाइट हार्टेड और फनी होता था। लेकिन स्पंजबॉब का एक एपिसोड ऐसा भी था जिसे देखने के बाद 5 दोस्तों की लाइफ ही बदल गई, एंड दैट वाज फॉर द वर्स। इन दिसंबर 2004 5 दोस्तों को स्पंजबॉब के एपिसोड की एक टेप मिली थी। वो बहुत खुश थे बिकॉज इट वाज स्पंजबॉब। घर जाकर तुरंत ही उन्होंने वो टेप चलाई। एपिसोड का नाम था डम्प्ड। इस एपिसोड में बेसिकली ये होता है कि गैरी स्पंजबॉब को छोड़ के पैट्रिक के साथ हैंग आउट करने लग जाता है, क्योंकि पैट्रिक के पैंट्स में कुकीज़ थी। लेकिन स्पंजबॉब को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि गैरी को अब उसकी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए थी। ऑब्वियसली स्पंजबॉब वाज सैड द होल एपिसोड, क्योंकि हम सबको पता है कि गैरी और स्पंजबॉब की फ्रेंडशिप कितनी खास है। ये 5 दोस्त भी यही एपिसोड एक्सपेक्ट कर रहे थे, और क्योंकि उन्होंने ये एपिसोड ऑलरेडी देखा हुआ था तो उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। Episode was playing like normal until it wasn't. Now आपको पता होगा कि स्पंजबॉब निकलोडियन चैनल पर आता था, और उस चैनल का सिंबल हमेशा स्क्रीन पर दिखाई देता था जब कोई शो का एपिसोड चल रहा होता था। तब इस वीडियो टेप पर भी ऐसा ही था, लेकिन अचानक से एक सीन के दौरान स्क्रीन ग्लिच हुई और वो निकलोडियन चैनल का सिंबल गायब हो गया, और उसकी जगह एक काला निशान सा आ गया था। But that was not the only weird thing. अब नॉर्मल एपिसोड में इस सीन में स्पंजबॉब पैट्रिक से बात करते वक्त रोता है, बिकॉज वो गैरी को वापस अपने पास आने के लिए कह रहा होता है। और इस टेप के वर्जन में स्पंजबॉब रोने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके फेस पर एक सैडनेस आ जाती है,
धीरे धीरे स्पंज बॉब का चेहरा अंदर की तरफ खींचने लगता है, रैप्ड होने लगता है, मानो कि किसी भी वक्त वो बस फट ही जाएगा। एंड देन सडनली द स्क्रीन टर्न्स ब्लैक। Laundry? But we used to do laundry. And, SpongeBob, could we borrow some soap? Soap? But we used to use soap. Do you want fresh scent or heavy? Here it comes. Zoo, zoo, zoo. इस बार किसी की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देती है हमें। डिस्टॉर्टेड वॉइस में कोई स्पंज बॉब से कहता है, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर, तुम गैरी के बिना नहीं रह सकते। तुम अपनी पूरी जिंदगी गैरी के साथ बिताई है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि तुम्हारा अपना स्नेल गैरी ये सोचता है कि तुम एक पैथेटिक और नीडी स्पंज हो। तुम्हारी जिंदगी भर का दोस्त जो तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया क्योंकि उसे तुमसे बेटर कोई और मिल गया है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये कितना पैथेटिक है? डू यू इवन अंडरस्टैंड? ऐसा लग रहा था मानो ये आवाज स्पंज बॉब को बुली कर रही हो। Stop lying to yourself. You can't live without that snail. You lived almost your entire life with it. You're not helping yourself at this point, Sponge. How pathetic. Gary! I'm sorry, SpongeBob, but Gary's with me now. You had your chance and you failed. You have to stop living in the past. How sad. Even your own snail thinks that you are such a pathetic, needy sponge. Your lifelong friend, who was there since the days of your young age, has left you after finding someone better. You understand how pathetic that sounds, my boy? Do you understand? Yourself. It's what Gary wants, and what Gary wants is me. Right, Gary? और फिर एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है और टीवी पर स्टैटिक प्ले होता रहता है। उस एपिसोड में स्पेशली उस एक सीन में स्पंज बॉब की आंखों में उन 5 दोस्तों को कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद उन 5 की लाइफ ही बदल गई। उन 5 में से 2 ने आत्महत्या कर दी थी, एक दोस्त मिसिंग हो गया था, एक दोस्त ने तो मना ही कर दिया उस टेप से रिलेटेड कुछ भी बात करने से, और 5वें दोस्त ने बड़ी ही जल्दबाजी में वो टेप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को दे दिया। जब वो उसका इंटरव्यू लेने आए थे तब वो टेप तो नहीं मिल पाई है, लेकिन उस एपिसोड के सीन का एक फ़ोटो रिकवर हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस फोटो में स्पंज बॉब की आंखों में तुम स्टेयर करते रहो तो कुछ समय के लिए तुम्हें स्पंज बॉब ब्लिंक करते हुए दिखाई देगा। काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे वो फ़ोटो मिली है। मैंने तो बहुत देर तक स्पंज बॉब की आंखों में स्टेयर किया, लेकिन मुझे तो ब्लिंक होता हुआ कुछ नहीं दिखा। अब मैं आपको वो फ़ोटो दिखाऊंगा। अगर आपको फ़ोटो में आंखें ब्लिंक होते हुए दिखे तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मुझे भी इस बात का कुछ प्रूफ मिले। स्टब्स क्लब हाउस। अब क्योंकि हम लोग बचपन में देखे गए टीवी शोज और कार्टून की बात कर रहे हैं तो लेट्स स्टिक टू दिस टॉपिक। स्पंज बॉब के साथ साथ मैं पावर रेंजर्स, डोरेमोन, शिनचैन ये सारे शोज भी देखा करता था। और एक दिन मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था कि मैं कैसे बचपन में सिर्फ टीवी देखता रहता था। तभी मेरी मॉम ने मुझे एक ऐसे शो का नाम बताया जिसके बारे में मैं भूल गया था, और ये था स्टब्स क्लब हाउस।
वैसे तो मैं वो शो इतना रेगुलरली नहीं देखता था क्योंकि वो रात को 10:30 बजे टीवी पर आता था, जो कि एक चिल्ड्रंस टीवी शो के लिए बहुत ही ऑड टाइमिंग थी। और ऊपर से वो एक ऐसे चैनल पर आता था जो 3 साल बाद ही बंद हो गया था फॉर सम अननोन रीजंस। एनीवेज, सो बेसिकली स्टब्स क्लब हाउस एक बहुत ही चीजी और लो बजट किड शो था जिसका मेन कैरेक्टर एक क्लाउन था जिसका नाम एज यू माइट हैव गेस्ड स्टब था। वो एक रेनबो कलर्ड जैकेट, एक हैट और एक ब्लैक कलर की पैंट्स जिस पर स्टार थे, ये उसका कॉस्ट्यूम होता था। वो जिस क्लब हाउस में रहता था वो स्ट्रेंजली नॉर्मल हाउस के जैसा ही दिखता था। और हाँ, उसके 2 दोस्त भी थे, एक पूडल और एक आदमी जो एक बहुत खराब एलिफेंट कॉस्ट्यूम पहनता था। बाकी चीज मुझे याद तो नहीं है, लेकिन एक बहुत डिस्टिंक्ट चीज थी और वो है उस शो का थीम सॉन्ग जो एक लेडी ने गाया था और ऐसा लग रहा था कि वो हाफ अस्लीप होके ये गाना गा रही हो। टू 2006 में जब मेरा बर्थडे था तो अपने आप को ट्रीट करने के लिए मैं बुक एंड मूवी स्टोर गया जहां बुक्स और मूवी हाफ प्राइस पे मिल रही थी। आई मीन इट वाज अ सेल। मैं पहले मूवी सेक्शन में गया था टू सी अगर कोई लेटेस्ट मूवीज आई है कि नहीं है वहाँ पे, और मैं शेल्फ की तरफ देख रहा था तभी मेरी नज़र एक वीडियो टेप पर पड़ी। उस वीडियो टेप पर कोई कवर नहीं था, सिर्फ साइड में एक पेपर चिपका हुआ था जिस पर ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ था स्टब्स क्लब हाउस। जैसे ही मैंने वो नाम पढ़ा आई वॉज कॉट बाय सरप्राइज। आई मीन मैंने भी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस शो के टेप्स कहीं भी अवेलेबल होंगे। मुझे कोई दूसरी अच्छी मूवी मिली ही नहीं तो मैंने सोचा फॉर ओल्ड टाइम सेक मैं यही टेप खरीद लेता हूँ। मेरे बचपन की यादें भी इस टेप के सहारे ताज़ा हो जाएंगी। जैसे ही मैंने वो टेप काउंटर पर बैठी लेडी को दिया, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आर यू श्योर कि तुम्हें ये टेप खरीदनी है? आई मीन मुझे अजीब तो लगा लेकिन आई स्ट्रक्ड इट ऑफ और मैंने कहा हाँ। घर पहुंचकर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए वो टेप प्ले करी। मेरा छोटा भाई लिविंग रूम में अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। मुझे इतना एक्साइटेड देखकर वो भी एक्साइटेड हो गया। मैंने उसे अपने साथ बिठा लिया टू शो हिम दिस टेप। टेप में 3 एपिसोड थे। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हुआ और पीछे बैकग्राउंड में वही हाफ स्लीप लेडी गाना गा रही थी। स्क्रीन पर सब आया। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और कैमरे की तरफ देखकर उसने कहा कि हम सब एक फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं। उसके बाद स्क्रीन कट हुई और नेक्स्ट सीन में स्टब एक प्लेग्राउंड में था जहां कुछ बच्चे मैरी गो राउंड में खेल रहे थे। और जैसे ही उन्होंने स्टब को देखा वो सब उसके पास भागते हुए गए उसे गले लगाने के लिए। स्टब ने फिर कैमरा में देखकर कहा, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे? जैसे ही मेरे भाई ने यह सुना वो जोर से चिल्लाया, यस। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उससे घर के पास वाले प्लेग्राउंड में जाके स्टब के साथ खेलना है। बच्चे कितने मासूम होते हैं। मैंने उससे समझाया कि ये टेप ऑलरेडी फिल्म हो चुकी है और स्टब एक्चुअली में प्लेग्राउंड में नहीं है, उसका इंतजार नहीं कर रहा है वो वहाँ। तभी मेरी नज़र हमारे घर के विंडो से दिखाई देने वाले प्लेग्राउंड पे पड़ी। एक्चुअली हमारे नेबरहुड में एक प्लेग्राउंड है जो हमें घर के विंडो से साफ साफ नजर आता है। मैंने प्लेग्राउंड की तरफ देखा, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा इट हिट मी, ये बच्चे तो वही हैं जो टेप में दिखाई दे रहे थे। एंड वेट, टेप में जो प्लेग्राउंड है ये तो हमारे नेबरहुड वाला ही प्लेग्राउंड है। मैंने वापस प्लेग्राउंड की तरफ देखा। उनमें से एक बच्चा हवा में कुछ एक्शन कर रहा था जैसे कि उसने किसी का हाथ पकड़ा हो। ऐसा लग रहा था मानो ये टेप का एपिसोड रियल टाइम में फिल्म हो रहा हो। आई वॉज रियली डिस्टर्ब। मैंने जल्दी से टेप इजेक्ट की और कचरे के डब्बे में फेंक दिया मैंने उसे। मुझे लगा कि फाइनली मेरा इस टेप से पाला छूट गया, पर मैं गलत था, बहुत गलत। अगले दिन स्कूल से घर आने के बाद मेरे भाई ने मुझे बताया कि जब मॉम के साथ मैं गाड़ी में बैठकर घर आ रहा था तब स्टब एक ब्लैक वैन में उनका पीछा कर रहा था। लेकिन व्हाट वियर्डेड मी आउट वाज कि जब मेरे भाई ने मॉम से कहा कि स्टब उनका पीछा कर रहा है तो मॉम ने मेरे भाई से कहा कि उनकी कार के पीछे
कोई भी कार नहीं है। मेरा भाई बहुत डर गया था, लेकिन मैंने उससे कहा कि आई विल टेक केयर ऑफ इट, यू डू नॉट वरी अबाउट इट। उस रात मैंने फिर से वही टेप प्ले की। सेकेंड एपिसोड स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार थीम सॉन्ग बहुत डिस्टॉर्टेड था, बट मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में। स्क्रीन पर स्टब का एक स्टिल फोटो पॉप हुआ। बहुत टाइम तक सिर्फ वो इमेज ही दिख रही थी हमें। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो कोई इमेज नहीं थी, बल्कि स्टब इतने देर से मोशनलेस बैठा हुआ था और कैमरा में डायरेक्टली स्टेयर कर रहा था। कुछ देर में स्टब अपनी नेक क्रैक करता और फिर वापस मोशनलेस बैठ जाता। इस पूरे वक्त उसने एक बार भी ब्लिंक नहीं किया था। 20 मिनट बीत चुके थे और स्टब वैसा ही बैठा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें हॉलो और काली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं ब्लैक होल में स्टेयर कर रहा हूँ। फिर सीन कट हुआ और एक घर दिखाई दिया, मेरा घर। इट फ्रीक मी आउट और मैंने तुरंत टेप निकाली और ड्रॉर में छुपा कर रख दी। उस रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सो ही नहीं पाया। अगले दिन मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसने उस दिन स्टब को नहीं देखा था। आई वॉज रिलीव्ड। मुझे लगा कि फाइनली मेरा नाइटमेयर खत्म हो चुका था और मैं सोने चले गया। उस रात जब मेरी आंख खुली तो मैं काउच पर बैठा हुआ था और मेरे सामने टीवी पर स्टब्स क्लब हाउस की टेप चालू थी। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया था। मैं चाहता तो था कि मैं उस टेप को बंद करके सोने चले जाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई फोर्स मुझे अट्रैक्ट कर रही है और मैं वो टेप बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग एपिसोड नंबर 3। स्टब और कुछ बच्चे एक टेबल पर बैठे थे। स्टब के हाथ में एक चाकू था और उसने उनमें से एक बच्चे का हाथ लिया और धीरे धीरे करके उस बच्चे के हाथ को वो काटने लगा। एक के बाद एक, मानो वो कोई पोटैटो पील कर रहा हो, ऐसा कर रहा था स्टब। वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था और बाकी बच्चे बहुत ही कामली उस पूरे एक्ट को देख रहे थे, मानो वो एक्चुअली देखना चाहते हो कि आगे क्या होगा। स्टब उस बच्चे का हाथ तब तक काटता रहा जब तक उसकी हड्डियां नहीं दिखने लग गई थी। पूरे टेबल पर खून ही खून था। स्टब जोर जोर से क्रीपीली हंसने लगा, जैसे क्लाउन हंसते हैं ना, वैसे ही। अचानक सीन कट हुआ और स्क्रीन पर एक बेडरूम दिखाई दिया। मेरे भाई का बेडरूम था वो, और जो ये सीन था वो पूरा लाइव था। मेरा भाई सोया हुआ था और उसके बेड के पास स्टब खड़ा था। मेरी हार्ट बीट तेज हो रही थी। स्टब ने धीरे से कैमरे की तरफ देखा और जैसे ही उसने देखा, उसकी ब्लैक हॉलो आइज को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और तभी मैंने मेरे भाई की चीखें सुनी। स्टेयर्स। ये कहानी है 1984 की। एक ओल्ड विडोड लेडी 2 माले के घर में अकेले रहती थी तब, और वो इतनी ज्यादा बुजुर्ग थी कि ना तो वो चल सकती थी और ना ही वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकती थी। बेसिकली वो पैरालाइज थी। जब तक उनके हस्बैंड जिंदा थे तब तक तो उनके हस्बैंड उनकी रखवाली करते थे, उनकी देख रेख करते थे, लेकिन जब से उनके हस्बैंड की मिस्टीरियसली डेथ हुई थी तब से उनके घर में एक केयर टेकर इन ओल्ड लेडी का ध्यान रखती थी। अपेरेंटली उनके हस्बैंड की डेथ सफोकेशन की वजह से हुई थी। वो काउच पे लेटा हुआ था और सफोकेशन की वजह से वो मर गया था। और जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो इन्हीं ओल्ड लेडी ने पुलिस वालों को कॉल करके बुलाया था इस घर में। लेकिन जब पुलिस वाले यहाँ आए थे तब भी उन्हें स्पेसिफिकली पता नहीं चला था कि इनके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी आखिर। खैर, केयर टेकर का जॉब इजी नहीं था, एंड व्हाट मेड इट मोर डिफिकल्ट वाज द फैक्ट कि घर 2 फ्लोर्स का था और घर पर सिर्फ सीढ़ियाँ ही थी जो इन फ्लोर्स को कनेक्ट करती थी। इसीलिए जब भी ओल्ड लेडी को 2nd फ्लोर पर जाना होता था या नीचे आना होता था तो केयर टेकर को उस लेडी को हाथों में कैरी करके सीढ़ियों से ऊपर नीचे लाना पड़ता था, विच वॉज अ टास्क। पर जैसे तैसे केयर टेकर मैनेज कर रही थी इस काम में। एक दिन उस ओल्ड लेडी ने पुलिस को कॉल करा और जल्दी घर आने को कहा, क्योंकि किसी का वहाँ खून हो गया था। क्योंकि उस वक्त वहाँ पुलिस ऑफिसर्स की कमी थी और जो वहाँ पे खूनी था वो ऑलरेडी क्राइम सीन से भाग गया था। तो ओल्ड लेडी के घर सिर्फ एक ऑफिसर को भेजा गया था टू इन्वेस्टिगेट। जब पुलिस ऑफिसर घर पहुँचे
तो उसने देखा कि सीढ़ियों के नीचे केयर टेकर की लाश पड़ी हुई थी और उसके वोकल कॉर्ड्स बाहर खींचे गए थे। हर तरफ खून ही खून था। उसने सीढ़ियों के ऊपर देखा तो वहाँ वो लेडी अपने व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वो ना कुछ बोल रही थी और ना अपनी आंखें झपका रही थी। इट वॉज क्लियर कि वो शॉक में थी। पुलिस ने उन्हें देखते ही उन्हें सस्पेक्ट लिस्ट से रूल आउट किया बिकॉज वो पैरालाइज थी, सो ऑब्वियसली वो खूनी तो नहीं हो सकती थी। डिटेक्टिव ने अपने ग्लव्स पहने, बॉडी को कवर करा, एविडेंसेस कलेक्ट करे, बेसिकली अपना रूटीन इन्वेस्टिगेट करने लग गए वो, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि SRP चैनल वालों को पता होगा कि रूटीन क्या होता है। नीचे के पूरे फ्लोर की उसने अच्छे से छानबीन कर ली थी। अब सिर्फ ऊपर का फ्लोर बचा था। जैसे ही वो ऊपर के फ्लोर को चेक करने जा रहा था, वो लेडी बार बार उस ऑफिसर से इंसिस्ट करती रही कि ऊपर उसके अलावा और कोई नहीं था। लेकिन नो पुलिस, उन्हें प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरा घर चेक करना ही था। जैसे ही वो ऑफिसर सेकेंड फ्लोर पर आया, उसने अपनी आंखों के आगे एक नैरो कॉरिडोर देखा जिसमें 3 डोर्स थे। ऑफिसर ने एक एक करके पहले 2 दरवाजों के पीछे देखा। पहला बेडरूम, देयर वाज नथिंग। फिर बाथरूम, अगेन नथिंग। अब सिर्फ एक आखिरी रूम बचा हुआ था, उस लेडी का बेडरूम। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे जैसे ऑफिसर उस लेडी के बेडरूम के नज़दीक पहुंच रहा था, वैसे वैसे वो और एंग्शियस होता जा रहा था। उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। सब कुछ एकदम नॉर्मल ही लग रहा था वहाँ। रूम में एक बेड था, अलमारी थी, बेड साइड टेबल और एक लैंप भी था। ऑफिसर न सिर्फ रूम की चीज़ें बल्कि रूम के दीवारें भी चेक कर रहा था। वो घबराया हुआ था क्योंकि रूम में एक चीज़ मिसिंग थी, एक ऐसी चीज़ जिसे रूम में ना देखकर ऑफिसर इतना घबरा गया कि उसने तुरंत अपनी गन निकाली। ये डिटेल इतनी छोटी थी कि लास्ट टाइम जब उस लेडी के हस्बैंड की डेथ की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पुलिस ऑफिसर ने इस इंफॉर्मेशन को ओवरलुक कर दिया था। रूम में कोई फोन ही नहीं था, तो आखिर उस लेडी ने पुलिस को कॉल कैसे किया? पुलिस ऑफिसर ये सोच ही रहा था कि तभी उस रूम के बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा एंड व्हाट ही सॉ ब्लू हिज माइंड। सीढ़ियों के वहां पर सिर्फ एक खाली व्हीलचेयर पड़ी हुई थी। वाइट विद रेड। एक आदमी होटल में एंटर हुआ और वो सीधा रिसेप्शन पे गया टू चेक इन। रिसेप्शन पर जो औरत थी उसने उस आदमी को उसके रूम की चाबी दी और कहा कि तुम जब अपने रूम की तरफ जाओगे तुम्हें एक दरवाज़ा दिखाई देगा जिस पर कोई रूम नंबर नहीं लिखा होगा। वो रूम में जाना अलाउड नहीं है। तो जैसे ही उस आदमी ने ये चीज़ सुनी तो ही गॉट क्यूरियस और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि आखिर उस रूम में ऐसा क्या है कि हमें वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ज़्यादा नॉनशलांट होते हुए बोला कि इट्स जस्ट अ स्टोर रूम। लेकिन स्टोर रूम होने के बावजूद भी वो बार बार इस आदमी से कह रही थी कि चाहे जो भी हो जाए तुम प्लीज़ उस रूम में मत जाना और ना ही तुम उस रूम की डायरेक्शन में देखने की कोशिश करना। बेसिकली स्टे अवे फ्रॉम दैट डोर, स्टे अवे फ्रॉम दैट रूम। वो आदमी अपने रूम के फ्लोर पर पहुंचा और सीधा अपने रूम में चले गया। लेकिन उस औरत के बार बार कहने की वजह से अब उस आदमी को क्यूरियोसिटी हो रही थी। और आप सबको पता है, जब भी कोई हमसे कहता है कि कुछ ना करो तो ना चाहते हुए भी हम वो चीज़ और करना चाहते हैं। सो अगली रात वो आदमी सीधा उस रूम के बाहर पहुंचा। पहले उसने रूम का हैंडल घुमाया एंड एज एक्सपेक्टेड रूम लॉक था। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसे एक आइडिया आया। वो उस रूम के सामने झुका और की होल के थ्रू रूम में झांक कर देखने लगा। पर जैसे ही उसने की होल से देखा, वहां से ठंडी हवा का एक छोटा झोंका आया। उसने रूम में देखा, लेकिन वो कोई स्टोर रूम नहीं था। वो तो बिल्कुल उसके रूम की तरह ही था और रूम के कॉर्नर में एक लेडी खड़ी थी। वो बहुत पेल थी, पूरी वाइट दिख रही थी और वो वॉल पर लीन होकर दूसरी तरफ देख रही थी। उस लेडी को देखने के बाद वो आदमी कंफ्यूज्ड हुआ। आखिर ये लेडी थी कौन? क्या ये कोई सेलिब्रिटी थी या इस होटल के ओनर की बेटी थी? वो आदमी इतना क्यूरियस था कि वो रूम के डोर पर नॉक करने ही वाला था,
बट ही डिसाइडेड नॉट टू। ये सब सोचते वक्त वो रूम में अभी भी देख रहा था और तभी वो लेडी अचानक से उस आदमी की तरफ घूमी। ये इतना सडन था कि वो आदमी डर गया, घबरा गया और झटके से नीचे गिर गया। नीचे गिरने पर वो और डर गया क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं उस औरत ने उस रूम में झांकते हुए उसे देख तो नहीं लिया, कहीं वो क्रीप्ड आउट तो नहीं हो गई थी। वो आदमी तुरंत वहां से भागकर अपने रूम में चले गया। अगले दिन वो आदमी वापस उस रूम के बाहर आया और की होल के थ्रू देखने लगा, लेकिन इस बार उस रूम में सिर्फ रेड ही दिख रहा था। उसने ट्राई किया मेकआउट करने का कि आखिर ये रेड कलर है क्या, बट इट वॉज ऑफ नो यूज। शायद रूम में रह रही लेडी ने उसे रूम में झांकते हुए देख लिया होगा और व्यू ब्लॉक करने के लिए उसने की होल पर रेड कलर लगा दिया होगा। वो एम्बैरेस्ड हुआ कि उसने उस औरत को अनकंफर्टेबल फील कराया था। ही होप कि उस लेडी ने उसके अगेंस्ट रिसेप्शन पर कोई कंप्लेंट ना कर दी हो। वो रिसेप्शन पर पहुंचा उस रूम के बारे में पूछने के लिए। जैसे ही उसने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि उस रूम में सिर्फ रेड दिखाई दे रहा है, तो उस लेडी ने उसे स्ट्रेट फेस के साथ पूछा, क्या तुमने उस रूम में झांका था? उस आदमी ने सोचा कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सो ही एडमिटेड टू हिज मिस्टेक और उसने हाँ कह दिया। अब क्योंकि उस आदमी ने अंदर झांक ही लिया था, तो रिसेप्शनिस्ट ने सोचा कि वो अब इस आदमी को उस रूम की पूरी कहानी क्या है वो बता ही दे। कहानी कुछ इस तरह है। बहुत समय पहले उस रूम में एक कपल रहने आए थे। एक दिन उस आदमी ने अपनी बीवी का खून कर दिया था और आज भी जब भी कोई इस रूम में रहता है उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन वो औरत जो मरी थी वो ऑर्डिनरी नहीं थी, वो पूरी वाइट थी एक्सेप्ट उसकी आंखें। उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल रेड थी। सच सच बताना मुझे टियर 3 डरावना था या नहीं था। सम ऑफ दीज आर अबाउट कार्टून जो तुमने सबने देखे होंगे, सो आई थिंक यू कैन रिलेट टू इट। पर कभी कभी ऐसी चीजें भी होती है, यू कैन नॉट बिलीव इट। वेल, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी आइसबर्ग की, उसकी लिस्टिंग तुम यहाँ पे देख सकते हो अभी। एंड टियर 3 के भी जो तुम अभी यहाँ पे क्रीपीपास्ता देख रहे होंगे, उनके भी नाम तुमने शायद से पहले सुने होंगे। ये तीनों के तीनों टियर डरावने तो थे, मे बी इन सम रिगार्ड्स टू यू, पर आई एम प्रीटी श्योर कि कभी ना कभी तुमने गलती से इनमें से एक ना एक का नाम सुना होगा। लेकिन अब यहां से और अगली वीडियो में भी जो टियर 4 से जितने भी हमारे क्रीपीपास्तास हैं, उनके नाम तुमने ना कभी सुने होंगे और ना ही ऐसी स्टोरीज तुमने कभी जानी भी होगी कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि टियर 4 से हमारा असली हॉरर, असली आइसबर्ग का जो रस है वो यहां से शुरू होता है। एंड द फर्स्ट क्रीपीपास्ता ऑन आवर आइसबर्ग ऑन टियर 4 इज I found a hidden door in my cellar. मैं और मेरी वाइफ हमारे इस घर में पिछले 5 साल से रह रहे हैं और इन 5 सालों में हम बहुत कम ही सेलर में गए होंगे। हमारा घर एक ओल्ड विक्टोरियन टेरेस हाउस है और इसीलिए सेलर हमेशा कोल्ड और डैम्प रहता है। पहले कुछ महीनों तक हम सेलर में वाइन रखते थे, लेकिन एक वाइन के लिए सेलर में बार बार आना जाना वॉज नॉट फीजिबल। इसीलिए हमने वहाँ वाइन रखना बंद कर दिया और हमने सेलर को स्टोरेज रूम भी नहीं बनाया क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग हैं एंड टू बी ऑनेस्ट हमारा इतना कुछ सामान भी नहीं है। इसीलिए इतने सालों तक सेलर खाली ही पड़ा हुआ था। कुछ हफ्तों पहले मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड करा कि हम सेलर को रेनोवेट करेंगे और वहाँ छोटा सा जिम या कुछ बनाएंगे। वीकेंड के दिन हम दोनों सेलर में सफाई करने गए। सेलर का फ्लोर पत्थर का है और दीवारों पर बहुत पुराने फ्लोरल वॉलपेपर लगाए हुए थे। वॉलपेपर इतने पुराने थे कि अब वो पूरे येलो पड़ चुके थे। हमने सबसे पहले उस वॉलपेपर को निकालना शुरू करा और तभी हमें उस वॉलपेपर के पीछे छुपा हुआ एक दरवाज़ा दिखा। दरवाज़ा बहुत पुराना था और उसका हैंडल भी टूटा हुआ था। मैं इस सोच के शौक था कि हम इतने सालों से लेकिन आज तक हमने कभी भी इस दरवाजे को डिस्कवर कैसे नहीं किया। बट एक्चुअली हमारी भी गलती नहीं थी। ये दरवाज़ा वॉलपेपर से इतने अच्छे से कवर किया गया था कि कोई दूसरा होता तो उसे भी नहीं मिलता ये। एनीवेज, आई वॉज रियली एक्साइटेड कि हमारे घर में एक सीक्रेट डोर था। हमारे नेबरहुड में जितने भी घर हैं उन सब में सेलर्स हैं
सो मैंने एज्यूम करा कि शायद ये डोर हमारे नेबर के सेलर से कनेक्टेड होगा। हमने सोचा कि कल सुबह हम हमारे नेबरहुड को बता देंगे इस दरवाजे के बारे में और फिर ये दरवाज़ा तोड़कर एक ब्रिक वॉल बना देंगे। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता था कि हमारे घर का एक्सेस मेरे नेबर्स के पास हो। लेकिन मैं और मेरी वाइफ बहुत नोजी हैं और हम सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। वी नीडेड टू नो कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। मेरी वाइफ ने उसके फ़ोन के टॉर्च से दरवाजे के हैंडल के छेद से अंदर फ्लैश किया। जैसे ही उसने छेद से दूसरी ओर देखा, उसने घबरा कर कहा, ये हमारे नेबर के सेलर से कनेक्टेड नहीं है। इतना बोलकर वो दरवाजे के सामने से हट गई। आई वॉज कन्फ्यूज। मैंने होल से देखने की कोशिश की कि आखिर उसके पीछे था क्या, लेकिन मोबाइल की फ्लैश की रोशनी बहुत कम थी। मैं भागकर अपनी बड़ी टॉर्च ले आया। मैंने दरवाजे के हैंडल होल से अंदर देखा एंड आई कुड सी स्टेयर्स, पत्थर की सीढ़ियाँ जो नीचे की तरफ जा रही थी। अब मैं और क्यूरियस हो गया था। मैंने जैसे तैसे दरवाजे को खोला। हमने सीढ़ियों से नीचे टॉर्च से देखने की कोशिश की आखिर ये सीढ़ियाँ कहाँ लीड कर रही थी। सीढ़ियों के एंड में एक और दरवाज़ा था, बहुत पुराना, एक वुडन डोर दरवाज़ा जिसका मेटल रिंग वाला हैंडल था। इस दरवाजे का यहाँ होना कोई सेंस ही नहीं बना रहा था। क्या इस दरवाजे के पीछे मेरे नेबर का सेलर था? आई हैड टू फाइंड आउट। मेरी वाइफ का यह कहना था कि हमें पहले अपने नेबर से बात करनी चाहिए और फिर ही इस दरवाजे को खोलना चाहिए। मेरी वाइफ तुरंत मेरे नेबर से बात करने चले गई, लेकिन आई वॉज क्यूरियस। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता था। और वैसे भी इस दरवाजे के पीछे क्या ही हो सकता है? ऐसे थोड़ी ना था कि यह दरवाज़ा कोई दूसरी दुनिया में खुलता या फिर इसके पीछे कोई खजाना था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाज़ा बहुत पुराना था, लेकिन आई वॉज सरप्राइज्ड कि जैसे ही मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वो झट से खुल गया। रूम में बहुत अंधेरा था। मैंने टॉर्च फ्लैश की तो देखा कि पूरा रूम पत्थर का बना हुआ था। रूम बहुत छोटा था। रूम में न कोई खिड़की थी, न कोई दूसरा दरवाज़ा था। मैं रूम में टॉर्च से यहाँ वहाँ देखने लगा और तभी टॉर्च की लाइट एक ऐसी चीज़ पर पड़ी विच स्कैर्ड द शिट आउट ऑफ मी। रूम के पीछे कोने में एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने ब्लैक कोट और ब्लैक हैट पहनी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो एकदम स्टिल था। मुझे लगा शायद एक मैनेकन है, अंटिल उसने अपना एक पैर उठाया। ये देखकर मैं मानो अपनी जगह पे फ्रीज हो गया। मैंने टॉर्च को उसके डायरेक्शन में फ्लैश करा। टॉर्च की रोशनी से सिर्फ उसकी बॉडी ही दिखाई दे रही थी। बाकी पूरे रूम में सिर्फ अंधेरा ही था। उसने कुछ देर तक अपना पैर हवा में ही रखा, फिर उसने अपना पैर धीरे से पीछे रखा। वो कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा था, विद वन लेग स्टेप बैकवर्ड। मैं इतना डर गया था कि शायद उस मोमेंट में मैं सांस लेना भी भूल गया था। फिर उसने अपना दूसरा पैर उठाया और ज़ोर से दूसरा स्टेप लिया। उसने फ्लोर पे इतने ज़ोर से पैर रखा कि जिसकी वजह से बहुत तेज़ आवाज़ हुई। वो आवाज़ कॉट मी ऑफ गार्ड। जैसे ही मैं थोड़ा सा हिला, ऐसा लगा मानो इट ट्रिगर्ड समथिंग इन हिम। वो एकदम तेज़ी से उल्टे पैर मेरी तरफ भागने लगा। आई नो सुनने में इतना डरावना नहीं लग रहा है और शायद किसी को ये फनी भी लगे, बट ट्रस्ट मी, अगर आप वहाँ होते तो आपको पता चलता हाउ टेरिफाइंग इट वॉज। मैंने टॉर्च उसकी तरफ फेंकी और तेज़ी से भाग के उन सीढ़ियों की तरफ मैं ऊपर गया। सेलर में पहुंचकर मैं वहाँ से ऊपर भागा और सेलर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी कि मेरे कानों में ज़ोर ज़ोर से मेरी हार्ट बीट मुझे ही सुनाई दे रही थी। मैं अपने होश संभाल ही रहा था कि तभी मुझे सेलर के उस सीक्रेट डोर की खुलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही फ्लोर पर जैसे कोई ड्रैग करके चल रहा हो वैसी आवाज़ मुझे आने लगी। आवाज़ सुनकर मेरे गूज़बम्स आ गए थे। मेरी हार्ट बीट और तेज़ हो गई थी। मैं ज़ोर से चिल्ला कर अपने घर के बाहर भागा। मैंने देखा कि मेरी वाइफ हमारे नेबर से बात कर रही थी। मैंने अपनी वाइफ को अपने पास बुलाया और तुरंत पुलिस को कॉल किया। वो दोनों मुझसे पूछे जा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्या देख लिया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था कि मैंने वहाँ क्या देखा था। हमारे घर की किचन की लाइट फ्लिकर हो रही थी एंड इट वेंट आउट कम्प्लीटली।
जब पुलिस वहां आई तो उन्हें घर में कोई भी नहीं मिला, लेकिन हाँ, सेलर का दरवाजा खुला हुआ था और हमारे घर का बैक डोर भी खुला हुआ था। पुलिस ने हमारे गार्डन भी चेक किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, ना किसी के पैरों के निशान और ना ही वहां कोई एविडेंस थे। मेरी और मेरी वाइफ की हिम्मत नहीं हो पा रही थी उस सीक्रेट रूम में वापस जाने की। पुलिस ने हमें उस रूम की फोटोज दिखाई तो वहां हमने देखा कि दीवार पर बहुत सारे सिंबल बने हुए थे और उन्हें रूम में बहुत सालों पुराना सूखे हुए खून के छींटे भी मिले। वो सिंबल्स के बारे में जानने के लिए पुलिस ने हमारे एरिया में यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट को उन सिंबल्स की फोटो भेजी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि व्हाट दे मेंट और व्हाट दो सिंबल्स वर। पुलिस ने वो रूम सील कर दिया और उस दिन के बाद से आज तक हम कभी सेलर में गए ही नहीं। आई थिंक उस दिन मैंने वो दरवाज़ा खोल के उस रूम में जाके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आई थिंक आई सेट समथिंग फ्री दैट डे, कुछ ऐसा जिसे किसी ने उस रूम में लॉक किया था फॉर सम रीजन, एंड आई थिंक इट्स नॉट गुड और wasn't supposed to come out. I think I did something terribly wrong. Liars. हमारे नेबरहुड में जिमी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा फनी था, लेकिन उसे नेबरहुड और स्कूल में ज्यादा पसंद नहीं करते थे लोग। नॉट बिकॉज ही वाजंट कॉन्फिडेंट, बट इसीलिए क्योंकि उसकी जबान बहुत ही ज्यादा चलती थी। वो कई बार मजाक मजाक में लाइन बहुत ही ज्यादा क्रॉस कर देता था और लोगों को बुरा लग जाता था उसकी बात का, इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। पर इन सारी चीजों के लिए जिमी डिड नॉट केयर, क्योंकि वो हंसी मजाक करता रहता था और वो अपने आप में खुश रहता था। एंड उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसे अपनी ये क्वालिटी, जो ये मजाक की क्वालिटी है, ये कभी कम नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसका ये मजाक या अंदाज उसके लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला था। एक दिन जिमी ने ऐसे ही जोक मारकर लाइन क्रॉस कर दी थी। उसने अपने स्कूल के एक लड़के जिसका नाम ब्रेट था, उसकी मॉम पर जोक किया, जो ब्रेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो लड़का था ना, ब्रेट, ही वॉज समवट ऑफ अ राउडी। वो स्कूल और स्कूल के बाहर मारपीट करने के लिए ही जाना जाता था। इसीलिए जब जिमी ने जोक मारकर उसे पिस ऑफ कर दिया था, तो ब्रेट ने जिमी को सबक सिखाने का डिसीजन लिया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ब्रेट अपने कुछ दोस्तों को लेकर आया और वो जिमी को साइंस लैब में लेकर गया। ये सब तुम्हारी इस जबान की वजह से हो रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये हमेशा याद रहे। ये कहकर ब्रेट ने जिमी के फेस पर फॉर्मिक एसिड फेंक दिया। ब्रेट और उसके दोस्त वहां खड़े बस जिमी को चीखते चिल्लाते देख रहे थे। एसिड की वजह से जिमी के फेस का फ्लैश मेल्ट हो रहा था और तब भी ब्रेट और उसके दोस्त वहां बस खड़े उसे देख रहे थे। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कहीं पकड़े ना जाए, तब वो चिल्लाते हुए जिमी के लिए हेल्प मांगने के लिए साइंस लैब से भागते हुए गए, ताकि लोगों को लगे कि दे वर कंसर्न्ड फॉर जिमी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब प्रिंसिपल ने ब्रेट और उसके दोस्तों से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हुआ, तो ऑब्वियसली वो तो सच बोलने नहीं वाले थे। उन्होंने ये बहाना बनाया कि हम लैब के बाहर से गुजर रहे थे और तभी हमने जिमी के चीखने की आवाज़ सुनी, और जब हम अंदर गए तो जिमी का फेस ऑलरेडी जल चुका था और उसे उस हालत में देखकर उन्होंने तुरंत हेल्प के लिए आवाज लगाई। जब ब्रेट प्रिंसिपल से ये झूठ बोल रहा था, तो जिमी वही एम्बुलेंस में दर्द में लेटे हुए ये सब कुछ सुन रहा था। ही ट्राइड टू प्रोटेस्ट, लेकिन उसका फेस इतना जल चुका था कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। जिमी कई दिनों तक आईसीयू में एडमिट था। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि उसका फेस सेव कर पाए, लेकिन इट वॉज टू लेट। जिमी के सिर्फ एक ही आंख में विजन बची हुई थी। उसका जॉ एंड मोस्ट ऑफ द फेस डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन अभी भी जिमी कुछ बोल नहीं पा रहा था और ना ही वो किसी को रिस्पॉन्ड कर रहा था। पूरा दिन वो बस हॉस्पिटल बेड में लेटे लेटे सीलिंग को स्टेयर कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनमें एक किस्म की नफरत झलक रही थी। जब वो डिस्चार्ज हुआ, जब कोई भी उससे बात करने की कोशिश करता, तो वो बस एक ही शब्द कहता था, लायर्स। फेस डिस्ट्रॉय होने के बाद से जिमी की सोशल लाइफ एकदम ना के बराबर हो गई थी, क्योंकि वो ना पहले की तरह हंसी मजाक कर सकता था और ना ही स्माइल कर सकता था। उसने अपने आप को रूम में बंद कर दिया था। वो अब बस प्लानिंग करता रहता, प्लानिंग
अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की। वो इंतजार कर रहा था कि कब सब अकेले होंगे, वल्नरेबल, ताकि वो उन पर आसानी से अटैक कर सके। रात को जब वो सब अपने घर जाएंगे अकेले, दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड टू स्ट्राइक देम। उस वीकेंड ब्रेट के घर एक पार्सल डिलीवर हुआ। उसमें एक VHS टेप थी जिस पर लिखा हुआ था फॉर यू। ब्रेट ने तुरंत वो टेप प्ले करी। वो एक होम वीडियो टेप थी और जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो पूरी वीडियो में कुछ नहीं बोल रहा था। टेप की शुरुआत में न्यूज़पेपर की डेट दिखी। डेट एक दिन पहले की ही थी। जैसे जैसे वीडियो जूम आउट हो रही थी वैसे वैसे पूरा व्यू एकदम साफ नजर आ रहा था। जितना जूम आउट हो रहा था वीडियो में उतना ही भयंकर व्यू ब्रेट की आंखों के सामने आ रहा था। जूम आउट होने पर ब्रेट ने रियलाइज करा कि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं थी। वीडियो में एक बेसमेंट था जिसके सेंटर में एक हैंगिंग लाइट थी और उस लाइट के नीचे एक इंसान था, ब्रेट का बेस्ट फ्रेंड। ब्रेट का बेस्ट फ्रेंड अपने नीज पर था। उसकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड था और मुंह में कपड़ा। वो रो रहा था। इतना ही नहीं, उसके पूरे बॉडी पर चोटों के निशान थे, कुछ बर्न्स तो कुछ डीप कट्स। एक पर्टिकुलर वुंड उसकी पीठ पर ऐसा था जो एक वर्ड की तरह दिख रहा था। कैमरामैन ने ब्रेट के बेस्ट फ्रेंड के मुंह से जैसे ही कपड़ा बाहर निकाला, ही स्टार्टेड बेगिंग द कैमरामैन टू लेट हिम गो। वो जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा, मुझे प्लीज जाने दो, तुमने जो जो कहा मैंने वो सब किया। जैसी माइक केत को तुम्हारे कहने पर मैंने एक एक करके मार डाला, प्लीज अब मुझे जाने दो। वो लड़का बार बार यही कहकर रो रहा था बस। ब्रेट को अपने बेस्ट फ्रेंड के पीछे जमीन पर कुछ तो दिख रहा था। ही रियलाइज कि उसके फ्रेंड के पीछे 3 शरीर पड़े हुए थे, 3 मरे हुए शरीर, उसके दोस्तों के डेड बॉडीज, और उन पर अलग अलग तरीकों की चोटें लगी हुई थी, डीप कट्स थे, जलने के निशान थे। ब्रेट को अनईजी फील हो रहा था। ही कुड फील कि उसे कभी भी उल्टी होने वाली थी। तभी उस कैमरामैन ने उसके दोस्त को उठने के लिए कहा और उसे बेसमेंट से बाहर जाने के लिए कहा। जैसे ही वो लड़का मुड़ा, ब्रेट ने देखा कि उसके पीठ पर डीप कट से एक वर्ड बना हुआ था, एंड दैट वर्ड वाज लायर। और फिर वीडियो कट हो गई। वीडियो वापस से स्टार्ट हुई और इस बार ब्रेट का दोस्त ओपन एरिया में था। वहां पर बहुत स्नो गिर रही थी। वीडियो ब्रेट का फ्रेंड ही रिकॉर्ड कर रहा था। वो बहुत डरा हुआ था, हाँफ रहा था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि वो कैमरा अलग अलग डायरेक्शन में पैन कर रहा था टू सी कि कोई है तो नहीं वहाँ पर। तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और वो जोर से कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन तभी उसे फुटस्टेप्स की आवाज़ तेज़ होते हुए सुनाई देती है। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी और तब फुटस्टेप्स रुक गए, एंड देन देयर वाज जस्ट साइलेंस। जैसे ही ब्रेट का दोस्त पीछे मुड़ा, जिमी का डरावना फेस कैमरा में दिखा और जिमी ने जोर से चिल्लाया, लॉयर्स, और वीडियो वहीं कट हो गई। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, ब्रेट न्यू व्हाट ही हैड टू डू। उसे अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी थी, बिकॉज ही न्यू व्हाट वाज कमिंग फॉर हिम। वो जैसे ही पीछे मुड़ के भागने लगा, सडनली वो किसी चीज से टकराया और नीचे गिर गया। जब ब्रेट ने होश संभाला, उसे अपना चेहरा जलता हुआ फील हो रहा था, जैसे कि उसकी स्किन मेल्ट होकर गिर रही हो, जैसे कि उसकी हड्डियां क्रैक हो रही हो। मरने से पहले ब्रेट ने जो आखिरी शब्द सुना था वो था लायर, और जो उसकी आंखों ने आखिरी बार देखा था वो था जिमी का फेस टर्निंग इनटू अ सिक एंड ट्विस्टेड स्माइल। The portraits, also known as The Cabin in the Woods। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। इस घने जंगल में एक शिकारी सुबह से शिकार कर रहा था। जैसे जैसे शाम हो रही थी तो उसने घर वापस जाने की सोची, तो वो रास्ता ढूंढ रहा था, पर क्योंकि उसका कंपास खराब हो गया था तो ही कुड नॉट फाइंड हिज वे होम। तो इसीलिए उसके पास जंगल में शेल्टर ढूंढने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा हुआ था, और वो पूरे कॉन्शियसली बस एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा था ताकि वो लॉस ना हो जाए, इन जंगल में खो ना जाए। एंड जैसे जैसे रात बढ़ी थी उसे डर तो लग रहा था
लेकिन ये थॉट कि चलते रहना विल बी ज़्यादा फीजिबल, क्योंकि अगर कोई हेल्प नहीं आई तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा। कई घंटे हो गए थे उसे चलते चलते, तभी उसकी नज़र एक कैबिन पर पड़ी। क्योंकि इतना अंधेरा हो चुका था और उसके बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था, तो शिकारी ने डिसाइड करा कि वो उस कैबिन में आज की रात बिता सकता है। अगर उस कैबिन में कोई रह रहा होगा तो उनसे वो हेल्प मांग लेगा। कैबिन के पास पहुंचकर ही रियलाइज कि वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने लक ट्राई करने की सोची और कैबिन का दरवाज़ा खोलने का कोशिश करा। तो हिज सरप्राइज, दरवाज़ा खुल गया। शायद आज उसका लकी डे था। कैबिन बहुत छोटा सा था। शिकारी तुरंत जाकर कैबिन में रखे एक सिंगल बेड पर सो गया। वो इतना थका हुआ था कि उसे ये भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो बिना ओनर की परमिशन के इस कैबिन में आराम कर रहा है। उसने सोचा वो कल सुबह ओनर को सब अच्छे से समझा देगा। बेड पर लेटे लेटे वो कैबिन के हर कोने को अच्छे से देखने लगा। कैबिन में ज़्यादा सामान तो नहीं था, लेकिन हर दीवार पर कई सारी पोर्ट्रेट्स थी। पोर्ट्रेट्स बहुत ही डिटेल्ड थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सारी पोर्ट्रेट्स उस शिकारी को देख रही हो। शिकारी को ऐसा लग रहा था कि मानो धीरे धीरे उन पोर्ट्रेट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस बदल रहे हों। शुरुआत में तो वो पोर्ट्रेट्स में सभी लोगों के फेस पर एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पोर्ट्रेट्स में जो लोग थे वो उसे नफरत से देख रहे हों। शिकारी जितना उन पोर्ट्रेट्स को स्टेयर करता जा रहा था, उतना वो और अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने जैसे तैसे उन पोर्ट्रेट्स को इग्नोर किया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। कब सुबह हो गई शिकारी को पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठा तो वो अपने पीठ के बल लेटा हुआ था। उसे याद ही नहीं था कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि जंगल के बीच के कैबिन में सो रहा था। वो तुरंत अपनी पीठ के बल लेटा। कैबिन में सूरज की इतनी तेज रोशनी थी कि उसकी आंखों को लाइट में एडजस्ट होने में वक्त लग रहा था, पर जैसे ही उसकी आंखें लाइट से एडजस्ट हुई, उसने देखा कि कैबिन में कोई पोर्ट्रेट्स नहीं थी तो सिर्फ वहां बहुत सारी खिड़कियां। एंड नाउ द लास्ट क्रीपीपास्ता फॉर दिस वीडियो, मास्टरपीस। मैं कई घंटों से अपने बेड पर लेटा हूँ। रात के 5:35 हो रहे हैं और मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। आपको पता है मेरी सिचुएशन का वर्स्ट पार्ट क्या है? मैं और मेरे पेरेंट्स एक ही रूम में हैं। वो मुझे कब से घूरे जा रहे हैं और मैं जब भी उनकी तरफ देखता हूँ मैं अपने आप को रोने या चिल्लाने से रोक देता हूँ। उनकी आंखें बस मुझ पर ही फोकस्ड है और उनका मुंह खुला हुआ है। पूरे रूम में खून की बहुत तेज स्मेल आ रही है और मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली बात यह है कि अगर मैंने कोई भी आवाज़ की या ऐसा कुछ किया जिससे ये पता लगे कि मैं सोया नहीं हूँ, बस सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरी खैर नहीं है। आई विल डाई। और यहाँ आसपास कोई भी नहीं है मुझे बचाने के लिए। मैं कब से कुछ आइडिया सोच रहा हूँ यहाँ से बाहर जाने का, पर मेरे दिमाग में बस एक ही आइडिया आ रहा है कि मैं फटाफट रूम के बाहर भागूं और चिल्ला कर हेल्प मांगूं। शायद मेरे नेबर्स मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ जाएंगे। ये करना बहुत रिस्की है, लेकिन अगर मैं यहाँ इस रूम में रहा तो मेरी मौत पक्की है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब अपनी आंखें खोलूं और उसका मास्टरपीस देखूं। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ। मैं सॉरी, मैं यहाँ कैसे पहुँचा इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। 3 घंटे पहले मैंने घर के दूसरी तरफ किसी के चीखने की आवाज़ें सुनी थी। आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये पता लगाने के लिए मैं अपने बेडरूम से बाहर आया। मुझे बाथरूम यूज़ करना था तो मैंने सोचा कि उसके बाद ही मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूँगा। बाथरूम यूज़ करने के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो कारपेट पूरा खून से कवर्ड था। खून देखकर मैं बहुत घबरा गया था और तुरंत अपने रूम में भागा और अपने बेड पर जाकर सो गया और मैंने अपने सर पे चद्दर ओढ़ ली थी। आई नो आप सब ने भी देर रात को कभी ना कभी सर पर चद्दर ओढ़ी होगी टू फाइट द फियर। अपने आप को ये दिलासा दिलाया होगा कि वो जो कुछ भी है जिससे आपको डर लग रहा है वो आपको चद्दर के नीचे हार्म नहीं कर पाएगा। मैंने बहुत कोशिश की वापस सोने की, अपने आप से कहकर कि मैंने जो कुछ भी देखा था
वो सिर्फ एक पूरा सपना था, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं अपने ख्यालों में था, तभी मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनी। शिट, मैंने अपना रूम का दरवाज़ा लॉक नहीं किया या मैं इसे भूल गया। मैंने चादर को थोड़ा नीचे करके झाँकने की कोशिश करी और देखा कि मेरे पेरेंट्स रूम में आ रहे हैं, बट समथिंग वाज स्ट्रेंज। ऐसा लग रहा था कि मानो वो चल नहीं रहे हों, बल्कि उनकी बॉडी ड्रैग हो रही हो। तभी मैंने उसे देखा। पता नहीं वो क्रीचर क्या था, लेकिन इतना मैं पक्का कह सकता था कि वो कोई इंसान नहीं है। वो मेरे पेरेंट्स की बॉडी को ड्रैग कर रहा था। उस क्रीचर की पूरी बॉडी पर एक भी बाल नहीं था, न उसकी आंखें थी और ना ही उसने कोई कपड़े पहने हुए थे। वो झुककर चल रहा था और मेरे पेरेंट्स को घसीट रहा था। उसने मेरे डेड फादर को मेरे बेड के एज पर बिठाया और मेरी डेड मॉम को एक चेयर पर। उसने उन्हें ऐसे पोजीशन किया कि जैसे वो दोनों मुझे देख रहे हों। फिर वो दीवार पर अपने हाथों से खून का इस्तेमाल करके कुछ बनाने लगा। इट वॉज द डेविल्स पेंटाग्राम। ये जो उसने बनाया था, उसे वो प्रोबेबली अपना मास्टरपीस कहता होगा। लास्ट में उसने दीवार पर कुछ तो स्क्रिबल किया। मैंने बहुत कोशिश की पढ़ने की कि उसने क्या लिखा था, लेकिन रूम में इतना अंधेरा था कि मुझे उसका लिखा हुआ कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो मेरे बेड के नीचे जाकर छुप गया। शायद वो इंतज़ार कर रहा था मेरे जगने का। अब मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो चुकी थी और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसने क्या लिखा था। आई डोंट फील लाइक लुकिंग एट इट, क्योंकि उसके बारे में सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट आई फील लाइक आई नीड टू सी इट बिफोर आई एम किल्ड। मैंने उस क्रीचर के मास्टरपीस की तरफ झांकने की कोशिश की, मोर स्पेसिफिकली उसके लास्ट में लिखे हुए मैसेज को। अब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। द मैसेज रेड, आई नो यू आर अवेक। वैसे तो मैंने ये लिस्ट यहाँ पे ख़त्म कर देनी थी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 4 टॉपिक हो चुके हैं। लेकिन एक ऐसा टॉपिक और है जिसके बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। एज सम ऑफ यू माइट नो, आई एम अ वेरी ह्यूज गेमर। मैंने बचपन से बहुत सारे गेम्स खेले हैं, बहुत सारे एनिमे देखे हैं। इन सिंपल टर्म्स, आई एम अ वेरी हाउस होल्ड नर्ड। पर ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और इस क्रीपी पास्ता का नाम है मारियो 128। मारियो गेमिंग की दुनिया में कई सालों से एक आइकॉन रहा है और हर साल कोई ना कोई मारियो गेम रिलीज होता ही है। लेकिन जो मारियो फैंस हैं उन्हें ये पक्का याद होगा जब एक डेकेड तक कोई भी नया मारियो प्लेटफॉर्मर गेम नहीं आया था। 1997 से 2005 के बीच सिर्फ एक नया गेम रिलीज हुआ था, सुपर मारियो सनशाइन। इसके बाद से देयर वाज अ ड्राउट टाइप ऑफ इन सेकेंड हाफ। सुपर मारियो 128 एक बड़ी क्यूरियोसिटी बन गया था फैन बेस के बीच में, क्योंकि तब कोई भी गेम नहीं आ रहा था और ये नाम जो था सुपर मारियो 128 ये बार बार चर्चा में आ रहा था। इस गेम के बारे में कोई भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी और आखिर में सीरीज के क्रिएटर शिगोरू मियामोटो ने कहा कि ये सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंटल आइडियाज थे जो कि कभी एक्चुअल गेम्स नहीं बन पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने कभी पहले वॉरफ्रेम खेला होगा, विच इज़ अ वेरी वेल पुट टुगेदर गेम एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स। आई रियली डू नॉट वांना एक्सेप्ट दिस थिंग, पर मैंने वॉरफ्रेम में बहुत सारे घंटे बिताए हैं। इट्स अराउंड 700 to 800 एट दिस पॉइंट। पर या अगर तुम लोगों ने कभी वॉरफ्रेम गेम के बारे में सोचा है तो वो गेम भी एक प्रोटोटाइप गेम से आया था जो कि एक्चुअली रिलीज तो हुआ था, पर उसका फुल रिलीज उनके आइडियाज़ के बराबर नहीं था और उस प्रोटोटाइप गेम का नाम था डार्क सेक्टर। देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ डार्क सेक्टर एंड वॉरफ्रेम। और वैसे ही सुपर मारियो 128 भी एक प्रोटोटाइप गेम था जो कभी बना ही नहीं। पर जैसे जैसे मारियो का ये सूखा समय खत्म हुआ, ये मिस्ट्री भी धीरे धीरे लोगों के दिमाग से हट गई और ज़्यादा लोगों को याद भी नहीं रहा कि कभी ये गेम हर मारियो फैन की इमेजिनेशन का सेंटर था। मारियो गेम रिलीज के ड्राउट के दौरान निंटेंडो के लिए समय उतना अच्छा नहीं था कंसोल सेल्स के मामले में। निंटेंडो 64 और गेम क्यूब ने उतनी फाइनेंशियल सक्सेस नहीं दी थी इन्हें,
जितना कि निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम और सुपर निंटेंडो ने दी थी, या फिर बाद में जो उनकी सक्सेस वी में मिली थी, उतना अच्छा नहीं था इन लोग के लिए। एक ऐसी प्राउड कंपनी के लिए जो सिर्फ वीडियो गेम्स पे डिपेंडेंट थी पैसा कमाने के लिए और उनकी सेल्स के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा अपसेटिंग था। हायर रैंकिंग एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के साथ डीपली अटैच थे, उन्हें लगता था कि कंपनी की सक्सेस या फेलियर उनकी पर्सनल रिफ्लेक्शन होता था। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइज नो अबाउट द जापानीज वर्किंग कल्चर। सो उन्हें ये चीज़, ये सेल्स के नंबर डिप होना बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। निंटेंडो ने सुपर मारियो 64 के 1996 में रिलीज के बाद उसका एक सीक्वल बनाने की सोची, लेकिन लेट 90s में ये क्लियर हो गया था कि वो कंसोल वॉर में जीत नहीं रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कंसोल वॉर कैसा होता है, देयर इज ऑलवेज अ कंसोल वॉर बिटवीन गोइंग ऑन, जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा कंसोल्स के बीच में। अभी रिसेंट टर्म में अगर हम लोग बोल लें तो PS5 और Xbox के बीच में जैसे कंसोल वॉर होती है, वैसे भी पहले हुआ करती थी। तो क्योंकि कंपनी को लगा कि ये ओरिजिनल गेम से इनफ इम्प्रूवमेंट नहीं था जो कि इन्हें मार्केट में उनकी स्टैब्लिशमेंट दे सके, तो इन्होंने इस गेम को बनाना बंद कर दिया। सोनी के प्लेस्टेशन पे रियलिस्टिक और वॉयलेंट गेम्स को देखकर, जो कि उस समय मार्केट लीडर था, निंटेंडो ने सोचा कि मारियो को पब्लिक की पसंद के अकॉर्डिंग डार्क बनाना चाहिए। और इस डायरेक्शन को लेकर, मारियो को डार्क बनाने को लेकर अंदर कंपनी में बहुत ही ज़्यादा झगड़े चल रहे थे, क्योंकि मारियो इट वॉज केटर्ड टूवर्ड्स किड्स एट दैट टाइम। और ये इमेज को बहुत ज़्यादा चेंज करने पर अंदर कंपनी में लोगों को लग रहा था दैट मारियो विल लूज इट्स आइडेंटिटी। और ये चीज़ भी क्लियर हो गई थी कि नया मारियो गेम क्यूब कंसोल के रिलीज होने पर ये गेम रेडी नहीं होगा। पब्लिक को बस एक हिंट मिली थी मियामोतो के एक कमेंट के थ्रू, जिसमें उन्होंने कहा कि मारियो और लुइजी को अपने गेम्स में ज़्यादा मैच्योर बिहेव करना चाहिए, स्पेशली गेम क्यूब के लिए। नए मारियो प्रोजेक्ट को आखिर में 2 गेम्स में स्प्लिट किया गया। लुइजीज मैंशन जो सीरीज के डार्क टोन को रिफ्लेक्ट करता है, एंड इट हैड अ री रिलीज और अ रीवैम्प ऑफ द गेम अभी। एंड कहीं हद तक लुइजीज मैंशन को भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करा गया था। दे हैड टू टोन इट डाउन इन कंपैरिजन टू अदर सोनी गेम्स। और दूसरा गेम था सुपर मारियो सनशाइन, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गया था। दोनों गेम्स गेम क्यूब के रिलीज के 1 साल के अंदर ही रिलीज हो गए थे, और निंटेंडो कॉन्फिडेंट थे कि उनका नया सिस्टम और मारियो गेम्स उन्हें उनकी पहली वाली ग्लोरी वापस दिला देंगे। लेकिन जैसा कि गेमिंग हिस्ट्री के लोग जानते ही होंगे, ऐसा नहीं हुआ। गेम क्यूब मार्केट शेयर में निंटेंडो 64 से भी ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा था, और मास मार्केट का टेस्ट और भी ज़्यादा वायलेंट और रियलिस्टिक गेम्स की तरफ शिफ्ट हो रहा था। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम लोग मारियो की इमेज सोचते हो एंड देन कंपेयर दैट गेम टू समथिंग लाइक डार्कनेस 2, बुलेट स्टॉर्म या फिर गियर्स ऑफ वॉर, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि उस समय पर कैसे टाइप के गेम फेमस थे, एंड इसमें निंटेंडो अपनी आइडेंटिटी लूज करे बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स हिट ना करने की वजह से निंटेंडो में मूड और भी ज़्यादा सीरियस हो गया था, और इसी वजह से डार्क मारियो प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की इन लोगों ने सोची, इस बार विद द कोड नेम सुपर मारियो 128। ये क्लियर नहीं है कि इस समय निंटेंडो में क्या हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि सुपर मारियो 128 के नाम से कभी भी कुछ रिलीज नहीं हुआ था पब्लिकली। लेकिन एक सोर्स ने ये रिवील किया है कि N64 के लेटर एरा में निंटेंडो के इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, एंड गेम क्यूब के फेलियर के वक्त वहां अंदर क्या चल रहा था, इस चीज पे कंपनी ने पब्लिकली स्टेटमेंट देने से मना कर दिया था। लेकिन निंटेंडो ने सुपर मारियो 128 का एक प्रोटोटाइप ऑनलाइन रिलीज किया, जो कि वी होम ब्रू चैनल पर खेला जा सकता था। नाउ आई हैव नॉट प्लेड दिस गेम, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, पर मैं पहले बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स में बैठा रहता था, स्पेशली टम्बलर पे, एंड आई स्टिल रिकॉल दिस थिंग कि वहाँ पे एक लड़का था जिसने ये गेम खेला था, एंड ही डिस्क्राइब्ड इट एज गेम क्लियरली एक बेटा वर्जन में था उस समय। टाइटल स्क्रीन पे बस व्हाइट टेक्स्ट था विच रेड सुपर मारियो एंड ब्लिंकिंग बैकग्राउंड। कोई ऑप्शन मेन्यू या सेव फाइल भी सेलेक्ट करने के लिए नहीं था उस समय। टाइटल स्क्रीन के बाद गेम स्टार्ट होता था, एंड सुपर मारियो 64 के बाउजर के लाफ का लूप बैकग्राउंड में चलता रहता था, और एक प्लेन टेक्स्ट बॉक्स में डायलॉग डिस्प्ले होता था, मारियो, मैंने प्रिंसेस पीच को किडनैप कर लिया है, अगर तुम उसकी जगह नहीं लेते तो वो कल सुबह तक जिंदा नहीं रहेगी। तुम्हें पता है क्या करना है,
और कहाँ जाना है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम उसकी मौत का कारण और जल्दी बन जाओगे। नाउ बाउजर के लाफ से और इस डायलॉग को सुनकर तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि गेम डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा डार्क टोन की तरफ जा रहा था। इवन दो बाकी मारियो गेम्स में भी हम प्रिंसेस पीच को बचाते हैं, लेकिन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब कभी भी किसी ने मारियो के गेम में इतनी डार्कनेस को पहली बार सुना होगा या देखा होगा। क्योंकि पहले के गेम्स में मारियो वॉज पोर्ट्रेड एज अ फन लविंग गाय who's trying to save his princess, but again focusing on a fun loving guy. उसके बाद जब टेक्स्ट बॉक्स हटता था वहां पे तो मेन गेम डायरेक्टली शुरू हो जाता था। पहली चीज जो उस लड़के ने नोटिस करी थी वो था मारियो का कैरेक्टर मॉडल। उसकी बॉडी इतना डिटेल थी जितना वो सुपर मारियो गैलेक्सी में डिटेल्ड था, बट विद मोर रियलिस्टिक प्रपोर्शंस, जो कि निंटेंडो के गेम्स के उस समय के खिलाफ बहुत ही ज्यादा था। लेकिन उसके हेड SM64 कैरेक्टर मॉडल से लिया गया था, विच क्लियरली मेंट कि उसका डिजाइन अभी तक फाइनल नहीं हुआ था, एंड दैट वाज वेरी ऑब्वियस बिकॉज अगेन दिस गेम वाज इन बेटा वर्जन। अब अगर हम गेम की सेटिंग की बात कर ले तो ये एक स्काई लेवल था। कुछ सिंपल प्लेटफॉर्म्स हवा में फ्लोट कर रहे थे, बाकी एरिया बस ब्लू था जिसमें बैकग्राउंड में कुछ क्लाउड्स स्क्रॉल कर रहे थे। ये क्लाउड्स विजुअली इंप्रेसिव थे और मारियो गेम्स के यूजुअल कार्टूनी पफ से ज्यादा रियलिस्टिक थे, which indicated that they were hoping for a mature audience. लेकिन इस बेटा वर्जन में कोई म्यूजिक या मारियो के वॉइस सैंपल नहीं थे, लेकिन जब मारियो जंप करता था तो कुछ साउंड इफेक्ट्स आते थे। जंपिंग ज़्यादा सबड्यूड थी और बाकी मारियो गेम्स के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा हाइट में नहीं कूदता था वो, और तो और इस गेम में मूवमेंट कंट्रोल भी थोड़ा कम था। तो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जैसे मारियो अलग अलग गेम में बहुत ऊंचा कूदता था, वैसे ही अलग अलग जंप्स यहाँ मौजूद नहीं थे। तो उस लड़के ने ये लेवल कंप्लीट करा, लेकिन गेम प्ले में कुछ खास नहीं था क्योंकि अभी तक इस बेटा वर्जन में एनिमीज ऐड नहीं करे गए थे। वो बस प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म जंप कर रहा था और ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग या फिर एंगेजिंग नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मारियो आगे बढ़ता है इस गेम के ग्राफिक्स धीरे धीरे बदलते हुए नोटिस किए जा सकते हैं। स्काई धीरे धीरे ऑब्सक्योर होता जाता है जब तक वो पूरा क्लाउड से ना भर जाए और बैकग्राउंड ग्रेजुअली डार्क ग्रे हो गया था। फिर गेम में बारिश शुरू हो गई थी। ये लड़का एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर उतर गया था जहां एक टोड खड़ा था, एंड अगेन ये भी एक सुपर मारियो गैलेक्सी का मॉडल लगा रखा था इन लोगों ने। तो जब मारियो इस प्लेटफॉर्म पर लैंड हुआ तो एक डायलॉग अपेयर हुआ उसकी स्क्रीन के सामने, हम तुम्हें अब नहीं चाहते मारियो, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो, बस बाउजर को जो चाहिए वो दे दो, तुम, हाँ मारियो तुम मर जाओ। टेक्स्ट बॉक्स खत्म होने के बाद मारियो पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है, फिर टर्न करके प्लेटफॉर्म से वो नीचे चले जाता है। उसकी बॉडी जैसे लिम्प हो जाती है ये डायलॉग सुनने के बाद। इवेंचुअली एक रियलिस्टिक मॉडर्न सिटी स्काई के नीचे रिवील हुई। बिल्डिंग्स निगलेक्टेड लग रही थी यहाँ पर, लेकिन स्ट्रीट पे लोग चल रहे थे। मारियो ने जमीन पर एक रियलिस्टिक थर्ड के साथ हिट किया, ऑलमोस्ट लाइक अ सुपर हीरो, लेकिन उसका बॉडी एक्सप्लोड नहीं हुआ या कोई विजिबल वुंड्स नहीं दिखाई दिए मारियो की बॉडी पर, विच अगेन फॉर अ डार्क सीरियस निंटेंडो गेम वाज वियर्ड। और उसके बाद भी वो चला नहीं, वो बस वहीं पर पड़ा रहा। सिटी में लोग उसके आसपास से गुजरते रहे, उसे इग्नोर करते हुए। ऑल्दो कुछ लोगों ने उस पर कोल्ड एंग्री एक्सप्रेशंस दिए थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी और ये सीन कुछ मिनट तक चलता रहा। इवेंचुअली इस गेम में लोग दिखने बंद हो गए थे, जिसके बाद मारियो उठा एंड यू कुड कंट्रोल हिम अगेन, लेकिन अब वो जंप नहीं कर सकता था और उसकी वॉकिंग स्पीड भी बहुत कम हो गई थी। इस गेम में अकॉर्डिंग टू दैट गाय सिटी के बड़े बड़े बिल्डिंग्स इंटरैक्ट करने लायक नहीं लग रहे थे। तो थोड़ी देर गेम में आगे बढ़ने के बाद इवेंचुअली उसे एक छोटा सा घर मिला जो बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। जब वो लड़का डोर के पास गया तो मारियो ने उसे खोला। स्क्रीन वाइट हो गई थी और एक ब्लैक टेक्स्ट अपेयर हुआ, हाउस ऑफ टोन मेमोरीज। ये लेवल टाइटल लग रहा था और जब उस लड़के ने बटन प्रेस किया तो स्क्रीन फिर से मारियो पर फेड हुई। वो पहले वाले घर के अंदर था। सब कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा था जितना होना चाहिए था। नॉट जाइगेंटिक, लेकिन स्केल ऐसा था जैसे मारियो एक बहुत छोटा बच्चा हो। इस घर में नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स थे जो डस्ट और नेग्लेक्ट के साइंस दिखाते थे।
दिस वॉज अ क्लियर थिंग कि यहाँ पे कोई तो यूटोपियन चीज़ें चल रही है या फिर दिस होल थिंग वॉज अंडर सम विजन, किसी ऐसे चीज़ के विजन में जो बस मारियो को या फिर प्लेयर को, यस तुम्हें, बार बार देखे जा रहा है और तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को नज़र कर रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी लोग नहीं थे, बस ब्रोकन लैम्प्स और रॉटिंग फूड जैसी चीज़ें ही वहाँ पर थी। उसके आगे जाने पर उससे एक डोर दिखा जो स्टेयर सेट को खोलता था, लेकिन ये स्टेयर सेट नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा था। बेसमेंट में जाने के बाद उसे एक डिलैपिडेटेड काउच और ब्रोकन टीवी मिला, लेकिन जो चीज़ उसके अटेंशन को खींचने लगी थी वो थी काउच पर 2 स्केलेटन्स जो साइज से किसी छोटे बच्चे के लग रहे थे, लेकिन घर के स्केल के हिसाब से वो मारियो से अभी भी बड़े लग रहे थे। अब उस लड़के को ये गेम काफ़ी डिस्टर्बिंग लगने लगा था। कैसे एक मारियो गेम में ये सब कुछ प्रोग्राम हुआ होगा, क्या सोचा होगा उन्होंने ये सब कुछ डालते हुए, बिकॉज अगेन मारियो एट दैट टाइम वॉज मेड बेसिकली फॉर किड्स। स्केलेटन्स और टीवी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए बटन प्रेस करने की कोशिश की थी इस लड़के ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मारियो टर्न करके दूसरी जगह देखने ही वाला था कि तभी एक अचानक से डेफनिंग एंड लाउड साउंड क्रैश हुआ जिसने उसे डरा दिया था। फिर अचानक से बाउजर फ्लोर को तोड़कर नीचे से एकदम से मारियो के सामने लैंड हुआ। इवन दो दैट गाय वाज स्कैर्ड एंड उसने ये गेम अपने बचपन में खेला था, लेकिन फिर भी उसे ढंग से याद है कि बाउजर का जो रेंडर था, बाउजर का जो मॉडल था, वो उसके यूजुअल मॉडल से बहुत ही ज़्यादा अलग था। बाउजर के साथ एक रेप्टिलियन मॉन्स्टर भी था जो कि उसके बेसिक ब्राउनिश येलो और ग्रीन कलर के पैटर्न में आया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था इससे पहले किसी भी मारियो गेम में आए हुए एनिमी से ज़्यादा। उसके आर्म्स और लेग ज़्यादा लंबे थे बॉडी के कंपैरिजन में, और उसके एंड में एक रेजर शार्प क्लॉ भी था। उसका ग्रीन शेल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी बॉडी से बिल्कुल ही अटैच है, वो ज़्यादा जैगेड और ऑर्गेनिक दिख रहा था, सेम डार्क ग्रीन कलर के साथ जो बिल्कुल शेल का ही था। उसके फेस में छोटी लेकिन इंटेंस प्योर ब्लैक आइज थी और एक माउथ जो जैगेड टीथ से भरा हुआ था, टूटे हुए दांत थे उसके जो नॉर्मल बाउजर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस ले रहे थे। मारियो इस चीज़ से डर के कांप रहा था और इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स दोबारा अपेयर हुआ। तुमने मुझे काफ़ी इंतज़ार करवाया है मारियो, अब मैं जल्दी फ्लैश का स्वाद लूँगा। क्या तुम आखिर में सरेंडर करोगे या फिर तुम पीच की कुर्बानी दोगे? अब भी मारियो कैरेक्टर का कंट्रोल उस लड़के के पास नहीं था। मारियो बस वहीं कांपता रहा। फिर कुछ सेकंड के बाद उसने अपना सर हिलाया। बाउजर ने फिर अपने क्लॉथ से मारियो को इम्पेल कर दिया था, लेकिन वहाँ पर कोई ब्लड नहीं निकला। बट स्टिल एनिमेशन और साउंड इफेक्ट से ये चीज़ क्लियर थी कि बाउजर ने मारियो पर कुछ ना कुछ तो चोट पहुँचाई है। और फिर अचानक से एक ही मोशन में बाउजर ने मारियो को अपने फेस के पास खींचा और उसका हेड पूरा का पूरा बाइट कर दिया, लेकिन फिर से वहाँ पर कोई ब्लड नहीं था या मारियो के नेक पे कोई ग्राफिक्स डिटेल नहीं दिख रहे थे। बस मारियो का कैरेक्टर मॉडल वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई। वाइट टेक्स्ट में फिर एक और लेवल का नाम आया, मारियोज इटर्नल होम। जब ये लेवल स्टार्ट हुआ तो मारियो का कैरेक्टर मॉडल वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया था, लेकिन इस समय वो स्पेस में फ्लोट कर रहा था। पूरा बैकग्राउंड ब्लैक था, लेकिन मारियो फ्लोटिंग स्टेट में था। उस समय पर मारियो को तुम लोग जॉयस्टिक से कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि तुम एक डायरेक्शन में, एक जनरल डायरेक्शन में उसे मूव कर रहे हो इंस्टेड ऑफ फुल्ली कंट्रोलिंग हिज मूवमेंट। लेकिन इस जगह में फ्लोट करने पर कुछ फेडिंग वॉइसेस भी आ रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एकोइंग थी और डीप भी थी, और ये सारी की सारी वॉइसेस मारियो कह रही थी कि तुम वर्थलेस हो, इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और मारियो ने बहुत सारे लोगों को मारा है, जिसे मारने के बाद मारियो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बहुत ही ज़्यादा हाई पिच्ड क्राइंग भी ऐड करी गई थी इस गेम में। लग रहा था मारियो की रोती आवाज़ बनाई गई हो, और ये सब देखने के बाद उस लड़के को ये काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इवन दो एक गेम ही था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये पूरा का पूरा चीज़ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लग रहा था। लेकिन बहुत देर तक ऐसे स्पेस में वंडर करने के बाद उसे दूर में एक लाइट ग्रे स्पेक दिखा। तो जब मारियो का कैरेक्टर उसके काफ़ी करीब आया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक टूम्बस्टोन था। ये टूम्बस्टोन काफ़ी नॉर्मल सा था, इसमें कुछ क्रैक्स थे, एक नॉर्मल सी साइड थी, लेकिन उसके सरफेस पे कुछ लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने उस टूम्बस्टोन पर लिखे हुई चीज़ को पढ़ा, उसने सीधे सिस्टम बंद कर दिया और फिर कभी दोबारा उस गेम को नहीं खेला। कैन यू गाइस गेस
कि उस टूमस्टोन पे क्या लिखा होगा ऐसा जिसने इस बच्चे को इतना ज़्यादा डरा दिया होगा। And with that, हम लोगों ने इस आइसबर्ग का सेकंड पार्ट और टियर 4 एंड कर दिया है। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोगों को इसमें बहुत सारी स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होंगी और बहुत ज़्यादा डरावनी लगी होंगी, क्योंकि मैंने भी जब ये स्टोरीज पढ़ी तो मुझे खुद डर लग गया था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग को भी डर लगा ही होगा इसमें। एंड अगेन गाइस, आइसबर्ग हमेशा ऐसे काम करता है कि द मोमेंट यू लिसन टू इट मे बी यू वोंट फील एनीथिंग, पर बाद में जब भी तुम अकेले होंगे तुम्हें ये पक्का याद आएगा ही। सो डू थैंक मी इन सब चीज़ों के लिए। एंड अगेन, अगर तुम लोग को ये वीडियोस पसंद आ रही है देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट, इट विल रियली हेल्प अस आउट अ लॉट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है इन सब में। एंड अगेन, अगर तुम लोग को कोई स्पेसिफिक टियर लिस्ट में या फिर कोई स्पेसिफिक क्रीपी पासा सुनना है देन उसका नाम भी कमेंट्स में लिख देना, क्योंकि मैं इसकी पूरी की पूरी सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ विद एवरी सिंगल वन। आई थिंक इसमें 112 क्रीपी पास्ताज हैं, तो 112 के 112 बनाऊंगा मैं। सो होपफुली यू लाइक इट, गो फॉलो मी ऑन एवरी सिंगल सोशल मीडिया दैट आई हैव, वो मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दे रहे होंगे। बट विद दैट आई होप कि आप लोगों का दिन अच्छा रहा होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।